हेलो बच्चों, जय हिंद। अभी तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का अगला टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लास 9 का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर, पुरकिंजे ने क्या टर्म क्वाइन किया था, प्रोटोप्लाज्म। इसके साथ हमने क्या पढ़ा, सेल थ्योरी किसने दिया, शिडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा था यूनिसोलर और मल्टीसोलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। आज हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सेल वॉल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हम लोग पढ़ लेंगे प्रॉपर तरीके से, दूसरा सेल वॉल पढ़ लेंगे, और ऐसे ही एक दो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस पढ़ लेंगे। तीन इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अगले टॉपिक से। देखो, एनसीईआरटी सबसे पहली चीज ये कहती है कि 3 स्ट्रक्चर आर कॉमन इन ईच एंड एवरी सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पहले वाला पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, एनसीईआरटी कहती है 3 स्ट्रक्चर आर कॉमन इन ईच एंड एवरी सेल। 3 स्ट्रक्चर हर सेल में होते ही होते हैं, कैसा भी सेल हो। वो क्या क्या स्ट्रक्चर है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर आर कॉमन इन ईच एंड एवरी सेल, ठीक है, एनसीईआरटी कहती है। और वो 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, साइटोप्लाज्म, और तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो एनसीईआरटी पहला पॉइंट कहती है 3 स्ट्रक्चर ऐसे जो कि कॉमन होते हैं हर सेल में। एक तो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीपीएमटी से लेके, यानी जो नीट का एग्जाम होता है उससे लेके कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में मेडिकल के पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। देखो, ये एक सेल का कंटेंट है, सेल के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही है। ठीक है, और वो रिएक्शन किसकी मदद से चल रही है, एंजाइम की मदद से चल रही है, और एक फिक्स एनवायरनमेंट में चल रही है। समझ बात आई। अगर इसमें कोई चीज बाहर बिना सेल की परमिशन के आ जाएगा तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो भी इसके अंदर हमको प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बनेगा। अब आप ये सोच लो कि आप सब्जी बना रहे हो पनीर की वीआईपी, और उसमें गांधी जी वाला कीड़ा गिर जाए, सब्जी की क्या स्थिति होगी, सब्जी बर्बाद। सेम चीज यहाँ पे है कि ये सेल है, सेल के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट से क्या करती है, सेल को अलग करके रखती है, जिससे कि सेल के अंदर जो भी जरूरी केमिकल रिएक्शन है वो चलती रहे और सेल जिंदा रहे। लेकिन एक चीज और है कि इसके अंदर सेल को कभी कभी जरूरत पड़ती कि कुछ चीजें ये बाहर से अंदर मंगवाए। तो यहां पे कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन के में पहरेदार होना चाहिए, या सेल मेम्ब्रेन को इतनी अकल होनी चाहिए कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर जाने नहीं देना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ लोगों को जाने देता है, कुछ लोगों को रोक लेता है, जिनको बदतमीज देखता है। ठीक है, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक का कॉन्सेप्ट कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके कुछ अलग अलग नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 4 नाम है। चाहो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलो, चाहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो, चाहे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो। इसका नाम क्या क्यों है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सुनो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is semi permeable membrane
इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन because it allow only some substance to pass through it। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ही एलिमेंट को अलाउ करता है, कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है खुद से पास होने के लिए। सबको अलाउ नहीं करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि वो खुद से पास हो जाए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे है? तो जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बायलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बायलेयर। बायलेयर का क्या मतलब होती है? लिपिड बायलेयर। ठीक है, बायलेयर का मतलब ये दो लेयर से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कितने लेयर से बनी होती है? यहाँ पे दो लेयर से बनी होती है। अब ये किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर ये समझो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरह से ध्यान से समझना बायलेयर कैसी है। फॉस्फोलिपिड से बनी है, ऊपर वाला फॉस्फेट है, अंदर वाला लिपिड है। ठीक है, ध्यान से समझो इसको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बायलेयर बनाने जा रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके साथ साथ इसके बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन पड़ी रहती है। ठीक है, इसके बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन पड़ी रहती है इस तरह से। ये है क्या? अभी हम तुमको बताते हैं। इसके साथ साथ ऐसे कुछ प्रोटीन पड़ी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोटीन वगैरह भी पड़ी रहती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बना लेना, और एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, और समझ में नहीं आ रहा भी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ये जो ऊपर वाला एंड होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड, ये हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है? वाटर लविंग। ये जो अंदर वाला एंड है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड ये क्या है? वाटर हेटिंग। ए भैया देखा, एमा हाइड्रोफिलिक लिखा है, फिलिक का मतलब प्यार वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये वाटर से प्यार करता है, और ये हाइड्रोफोबिक, लोग कहते नहीं फोबिया है इसको, फोबिया का मतलब उससे हेट करता है। तो ये वाला एंड कौन सा? हाइड्रोफोबिक एंड, यानी वाटर हेटिंग एंड। अब ये होता कैसे ये समझो। सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लाज्मा वगैरह भरा है। ठीक है, तो प्लाज्मा में मेन कंटेंट क्या होता है? पानी। तो हाइड्रोफिलिक एंड किसके तरफ है? पानी की तरफ, यानी प्रोटीन वाला पार्ट किधर है? पानी की तरफ। इसके बाद ये अंदर इसके यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक एंड, ये हाइड्रोफोबिक एंड है ये वाला, तो ये किधर है? ये अंदर साइड पे है, जिससे कि ये पानी में ना भीगे। और ये भी हाइड्रोफोबिक एंड है, ये भी किधर है? अंदर साइड, जिससे कि ये पानी में ना भीगे। क्योंकि सेल के अंदर यहाँ पे सेल के एनवायरनमेंट में क्या है? साइटोप्लाज्म। तो सेल के बाहर प्लाज्मा वगैरह वो भी पानी है, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म उसमें भी पानी है। तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड होता है, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और यहाँ क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एंड होता है। इसके साथ साथ ये बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं, इसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन। इसका नाम इंटीग्रल प्रोटीन क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मतलब धसा हुआ है अंदर, और ये ऊपर ही पड़ा हुआ है, ऊपर, इस वजह से इसका नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, ये इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में। जैसे मान लो कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, इसमें इस तरह का शेप है और इधर से इस तरह का शेप है। तो ये करेगा क्या कि अगर किसी चीज को इधर से सेल के अंदर आना है, या किसी चीज को सेल के अंदर से सेल से बाहर जाना है, और उसका शेप ऐसा है, तो वो सीधे आके इसमें क्या होगा? फिट हो जाएगा। और इधर से कोई चीज क्या होगा? सीधे आके इसमें ऐसे फिट हो जाएगी।
फिर ये क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा और इसके घूमने से क्या होगा, अंदर वाली चीज यहां से बाहर चली जाएगी और बाहर वाली चीज अंदर आ जाएगी। तो इस वजह से प्रोटीन की मदद से भी इस पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहां तक बातें समझ में आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे, फॉस्फोलिपिड से है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है, लिपिड का बायलेयर है और लिपिड का बायलेयर इस तरह से होता है। यहाँ पे दो एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड एक हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफोबिक एंड यहाँ पे पानी को हेट करता है। समझ बात आई यहाँ पे। और यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस में मदद करना। कोई समस्या नहीं है ना यहाँ पे, वेरी गुड। अब आगे चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ऑफ चीजें कैसे होती है इससे। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो कुछ, ठीक है, हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाउ द सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके बारे में अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चीजें कैसे आती हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, हाउ डू सब्सटेंस मूव इनसाइड एंड आउटसाइड सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भैया गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, मतलब किस तरह से होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन क्या होता है ये समझो। जैसे मान लो कि कोई इंसान, किसी को जरूरत है पैसे की और तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तो पैसा तुमने उसको दे दिया, यानी पैसा हायर कंसंट्रेशन से किधर गया, लोअर कंसंट्रेशन पे। और अगर मान लो समझ बात आई कि नहीं आई, आसानी से पैसा किधर गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं होगा जिसको पैसे की जरूरत हो और तुम उससे भी छीन लो। जैसे मान लो कि कोई मंदिर के कोई कहीं बैठा हुआ, वो तुमसे पैसे मांग रहा है और तुम्हारे पास पैसा ढेर सारा है, तो तुम उसको पैसा दोगे ना। वो कहा भैया 10 रुपया दो, तुमने उसको 10 रुपया दे दिया, और पता चला ऐसा तो होगा नहीं कि वो तुमसे 10 रुपया मांग रहा, तुम उसके सामने कटोरा फेरिया लेके रहे, हमका 20 रुपया दे दो, तो ऐसे तो होगा नहीं ना। तो चीजें हमेशा कहाँ जाती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तुम भगवान से कहते हो ना, प्रभु हमको वरदान दे दीजिए, कि भगवान से कहते हो कि प्रभु कोई भी वरदान मांग लीजिए। समझ बात आई। तो ये चीज यहाँ पे है। तो यही चीज हम लोगों को पढ़ना है, डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे होता है ये समझो। डिफ्यूजन होता क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस, फ्लो या ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसफर ऑफ substance from, it is the flow of substance, ज्यादा बेटर, it is the flow of substance from higher concentration to lower concentration। तो जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है प्लांट को, या ऑक्सीजन की जरूरत है, या एनिमल को जरूरत है, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है। और डिफ्यूजन में एक्चुअल में होता क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इट इज फ्लो ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का फ्लो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में चीजें जाती हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझो, और डिफ्यूजन में कैसे क्या चीजें आती जाती इसके बारे में समझो। जैसे मान लो कि ये एक सेल है, अब ये सेल दिन भर खूब काम किया, तो काम करने के बाद इसके अंदर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इस सेल के अंदर खूब ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इस सेल के अंदर कमी किसकी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस सेल के अंदर क्या ज्यादा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया काम करने की वजह से, और ऑक्सीजन कम हो गया। और बाहर के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन। समझ बात आई। और ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर से कहाँ आएगी, अंदर, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और CO2 क्या कहाँ है, सेल के अंदर ज्यादा, तो CO2 कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में, यानी यहाँ हायर कंसंट्रेशन से यहाँ लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। समझ बात आ रही है। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद
एक्सचेंज ऑफ वाटर, है ना, एक्सचेंज ऑफ वाटर वगैरह कैसा होता है। तो अगला वाला पढ़ते हैं, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी कि हम लोग यहां किसकी बात करेंगे, ऑस्मोसिस की, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर भी ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि इसमें एक अलग से चीज आ जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग इसकी 3 कंडीशन देखेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या है ये समझो, द फ्लो ऑफ सब्सटेंस, द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां क्या है, द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस फ्लो होते हैं कहां से, हायर कंसंट्रेशन से, यानी ज्यादा से कम की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या, फ्लो है सब्सटेंस का कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसके थ्रू जाता है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस वजह से हम लोग नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस है, किसका स्पेशल केस है, डिफ्यूजन का। इसको क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अब हम तुमको आगे अगली चीज बताते हैं। हो गया, वेरी गुड। इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और साथ साथ में प्लांट की रूट, प्लांट की रूट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्लांट की रूट होती है, ये वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब करती है, ये वाटर एब्जॉर्ब करती है यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तुमको करना क्या, तुमको यहाँ पे कुछ नाटक करना है। नाटक क्या करना, तुमको वाटर में कुछ ना कुछ डिसॉल्व कर देना है, तब तुमको देखना है कि ये कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगली चीज हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को कुछ ना कुछ चीजें वाटर में डिसॉल्व कर देना है। एनसीईआरटी कौन सी एक्टिविटी बोलती है, एनसीईआरटी एक पॉइंट बोलती है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिसॉल्विंग सम सब्सटेंस। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस प्लाज्मा membrane by dissolving some substance, by dissolving some substance। ठीक है, तो अगर हम कुछ चीज पानी में घोल देंगे तब हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ध्यान से समझो, हमको यहां करना क्या है ये समझो। सबसे पहला केस हमको क्या देखना है, सबसे पहला हमको केस लेना है, कैसा सॉल्यूशन लेना है, हमको सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अब तुमको डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में दिक्कत होगी, तो अब अगला टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो केमिस्ट्री का, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूशन किसका होमोजीनियस मिक्सचर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। यानी इसको हम लिख सकते हैं सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन दो चीज से बना है, एक तो सोल्यूट से बना और दूसरा सॉल्वेंट से बना है। इसका एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे तुमने शरबत ले लिया, ठीक है, तो शरबत में क्या चीज होती, चीनी, शुगर, और क्या होता है, पानी। समझ बात आई। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग घोलते हैं उसको सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सोल्यूट बेसिकली क्या होता है, द सब्सटेंस which is dissolved, यानी जो सब्सटेंस यहां डिसॉल्व किया गया उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिसॉल्व। समझ पाता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और सोल्यूट क्या होता है, जिसमें हम लोग कोई चीज घोलते हैं वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। सोल्यूट क्या होता है, विच इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है, ऐसी कोई चीज जो सॉल्वेंट में घोली जाए वो क्या है, सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, मतलब द सब्सटेंस विच सोल्यूट डिसॉल्व, यानी जो सोल्यूट इसमें डिसॉल्व होता है वो क्या है, सॉल्वेंट है। जैसे इसका सिंपल सा मेथड समझो, सोल्यूट क्या होता है, चीनी, सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। समझ पाता, इसी तरह तुम नींबू पानी मिला रहे हो तो नींबू क्या हो गया, नींबू हो गया सोल्यूट, और जिसमें मिलाते हो वो क्या है, पानी, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ पाते, सॉल्वेंट बेसिकली है क्या, जिसमें हम कोई चीज मिलाते हैं वो सॉल्वेंट है, और जो मिलाया जाता है वो सोल्यूट है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का। अब एक चीज तुमको और बताते हैं, इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है ना। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, सॉरी सोल्यूट नहीं, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन which contain greater amount of solvent, है ना। तो सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन है क्या, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है। जैसे तुमने अगर शरबत घोला, शरबत घोलने में क्या चीज ज्यादा रहता है, शरबत घोलने में यहाँ पे पानी ज्यादा होता है और यहाँ पे शुगर क्या होती है, कम होती है। तो शरबत कैसा हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन। और वही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या, तुम्हारा सीरा। समझ पाता है, क्योंकि उसमें चीनी ज्यादा है, ठीक है, और चीनी क्या है, सोल्यूट। तो ये वाला डाइल्यूट सोल्यूशन समझ में आया। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन विच कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। और दूसरा हमको क्या करना है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेना है। कैसा सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज मोर, द सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज मोर, सॉल्वेंट इज मोर। ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या ज्यादा हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज मोर, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज मोर, सॉरी, द सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज मोर, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, ऐसे सोल्यूशन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, सीरा, जो जलेबी की चाशनी होती है, उसमें जो शुगर होता है ना, शुगर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और उसमें जो पानी होता है, पानी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। इस तरह से हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बताते हैं। अब अगली चीज हम लोग समझते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझो। यहाँ क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर कैसे मूव करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको इसमें क्या समझना है, सबसे पहले हमको कैसा सॉल्यूशन लेना है, सबसे पहले हमको
हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेना है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल को रखना है और फिर देखना है क्या होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें जो वाटर का अमाउंट है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या है? आपको ये कोई बीकर ले लेना है। इस बीकर में क्या करना है? इस बीकर में पानी भर दो, ठीक है ना। इस बीकर में क्या भरना है? पानी भरना है। और इसके बाद यहाँ पे किशमिश ला के रख दो, रेजिन्स, ठीक है। इस केस में होगा क्या? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर मूव अक्रॉस द सेल, वाटर मूव अक्रॉस द सेल, बट more water move inside the cell, but more water move inside the cell, ठीक है। यहां पे पानी बाहर से अंदर आएगा और अंदर से बाहर जाएगा, लेकिन अब ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो इसमें क्या होगा? जो पानी होगा, पानी बाहर से अंदर ज्यादा जाएगा और पानी अंदर से बाहर कम जाएगा, और बाहर से अंदर क्या होगा? पानी ज्यादा जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सेल स्वेल, यानी कि सेल क्या होगा? स्वेल कर जाएगा इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेल स्वेल कर जाएगा यानी फूल जाएगा। कैसे सोल्यूशन में? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और अगर गलती से तुमने इसमें एनिमल सेल डाल दिया यानी आरबीसी, तो आरबीसी क्या कर जाएगी? ब्रस्ट कर जाएगी, यानी कि फूट जाएगी। और आरबीसी का फूटना क्या होता है? हीमोलाइज्ड, हीमोलाइज्ड स्पेलिंग HAEMO, HAEMO, हीमोलाइज्ड, यानी कि आरबीसी ब्रस्ट कर जाती है। कैसे सोल्यूशन में ब्रस्ट कर जाती है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जब हम सेल को डालते हैं तो सेल को डालने के बाद देखो पानी मूव करता है क्रॉस द सेल, यानी पानी सेल से बाहर भी आएगा, पानी सेल के अंदर भी जाएगा। लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और बाहर शुगर का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है नहीं, तो बाहर क्या होगा? बाहर से पानी अंदर ज्यादा आएगा, ठीक है, शुगर के कंटेंट को बराबर करने के लिए। क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो पानी जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बात समझ में? इससे सेल क्या होगा? स्वेल कर जाएगा। और प्लांट सेल है तो ब्रश नहीं करेगा, लेकिन खूब तगड़ा स्वेल कर जाएगा। और एनिमल सेल डाल दोगे जैसे आरबीसी तो ब्रश कर जाएगा, हीमोलाइज, ठीक है। दूसरा चीज अब हम लोग पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक के बाद हम लोगों को कैसा सोल्यूशन पढ़ना है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को डालेंगे तो क्या होगा? तो अगला हमको पढ़ना है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ये समझो। इसमें भी आपको एक बीकर लेना है और बीकर में नमक पानी घोरना है, वाटर प्लस सॉल्ट, और इसके अंदर क्या लेना है? फिर से किशमिश ले लेना है। यहां पे भी फिर से यही होगा। द वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि पानी मूव करेगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट more water leave the cell, यानी ज्यादा पानी क्या करेगा? सेल को लीव करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय जो किशमिश है, किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और किशमिश के बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि बाहर हमने नमक उमच के घोरा है। और नमक उमच के घोरने से क्या होगा? पानी तो बाहर ज्यादा है, लेकिन जो पानी का कंसंट्रेशन बाहर है वो कम है। तो इस वजह से पानी कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? सेल के अंदर। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है? सेल के बाहर। तो पानी हायर कंसंट्रेशन से किधर जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है? वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट मोर वाटर लीव द सेल। इससे रिजल्ट क्या होगा? इससे रिजल्ट क्या होगा? सेल श्रिंक, सेल श्रिंक, ठीक है। सेल क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी, यानी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी। समझ बात आई? वाटर लूज करने की वजह से। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? सेल स्वेल करती है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? सेल श्रिंक करती है। तीसरी चीज हम लोगों को समझनी है
तीसरी चीज हम लोगों को समझनी है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो तीसरा सोल्यूशन हम लोगों को समझना है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हमने यहाँ पे एक बीकर लिया और यहाँ पे किशमिश लिया, रेजिन्स, और इसमें हमने क्या किया, इसमें शुगर प्लस वाटर, और शुगर हमने थोड़ा सा कम ही लिया, यानी शुगर हमने इतना मीठा इसको कर दिया इस पानी को जितना कि ये किशमिश मीठी है। यहां पे भी क्या होगा, इक्वल वाटर मूव अक्रॉस द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे इक्वल वाटर मूव होगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे क्या होगा, द सेल रिमेन द सेम साइज, द सेल रिमेन द सेम साइज, यानी जितना पानी सेल के अंदर आएगा उतना ही पानी सेल के बाहर चला जाएगा और सेल का सेम साइज होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा कि पानी में कोई चीज डिसॉल्व करते उसका कंसंट्रेशन बदलते तो उसमें बदलाव होता है। क्या क्या बदलाव होता है? तीन तरह के बदलाव होते हैं, या सब्सटेंस हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाता है, या हाइपरटोनिक बनता है, या आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगली चीज हम लोग पढ़ते ये समझो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना। तो अगला टॉपिक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, so it also help to take food in some organism। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से ये कुछ ऑर्गेनिज्म को खाना खाने में भी मदद करती है। जैसे अमीबा की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अमीबा की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब अमीबा के सामने यहाँ खाना आता है ना, तो अमीबा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे चेंज कर लेता है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है क्या बना, सूडोपोडिया। इसको फॉल्स फीड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉल्स फीड। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का एक और नाम है फॉल्स फीड। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, ये जो सूडोपोडिया होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में यहाँ पे आके ऐसे फ्यूज कर जाती है और इससे ये खाना खा लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द अमीबा engulf food by the help of किसकी हेल्प से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, सो इट आल्सो हैड टू टेक फूड। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो गई है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। अब एनसीईआरटी यहाँ पे एक एक्टिविटी करवाई है, उस एक्टिविटी के बारे में क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी यहाँ तक समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। अगली चीज हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। एनसीईआरटी की यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसके बारे में देखते हैं। और थोड़ा सा पहले पानी पी लिया जाता है ना, इसके बाद फिर आगे चीजें पढ़ता है। चलो अगली चीज हम लोग क्या देखेंगे, एक्टिविटी। एनसीईआरटी के एक्टिविटी ऑस्मोसिस से रिलेटेड। एनसीईआरटी करी, एक एग ले लो, एगो को HCl में घोल दो। HCl में घोलने से क्या होगा, इसके ऊपर की जो CaCO3 की कवरिंग है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये रिमूव हो जाएगी। रिमूव कैसे होगी, डिसॉल्व होके। करना क्या है, एग को HCl में ले लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइल्यूट HCl में लेना है, इससे इसके ऊपर की कवरिंग हट जाएगी। इसके बाद एग को किस में रखना है, पानी में। एग क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, क्योंकि पानी कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसके बाद एग को क्या करना है,
एग को हमको किस में रखना है, सॉल्ट वाटर। इससे क्या होगा, एग जो है श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर कैसा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। समझ बात आई कि नहीं आई बबुआ लोग, आ गई होगी, बहुत होशियार हो तुम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अगली चीज हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेल वॉल। अच्छा एक चीज और बताते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, ये याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, लिविंग होता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, इसको एकदम बैठा लेना दिमाग में और इसको शुरू में ही लिख लेना, ठीक है। जहां से पढ़ाना स्टार्ट किए, जहां से हम लोग सीखना स्टार्ट किए वहां पे। अगली चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों को क्या पढ़नी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों को पढ़नी है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल सबसे पहली चीज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल की, लेकिन इट इज डेड, इट इज डेड। सेल वॉल कैसी होती है, डेड होती है, यानी कि मरी हुई होती है। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, और किसमें पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, और किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो एनिमल फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी है, काइटिन से, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है किससे बनी है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, एंड अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड। तो यहां पे ये 3 पॉइंट हो गया। हमने क्या पढ़ा, सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल की, ये डेड होती है। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से। बैक्टीरिया की किससे बनी है, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड से। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद अगली चीज बताते हैं। ले लिए, बहुत होशियार और बहुत अच्छे बच्चे हो। अगली चीज अब हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझो। इसमें एक टर्म एनसीईआरटी कहता है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, यानी कि जब हम सेल को प्लेस कर देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द कंटेंट ऑफ प्लांट सेल, या इसको ऐसे लिखते हैं, इफ वी प्लेस द plant cell then the content of plant cell, then the content of plant cell shrink, then the content क्या मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, then the plasma membrane, CUNTENT, then the कंटेंट यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, यानी द श्रिंकिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ प्लांट सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। इसका क्या मतलब ये समझो, ये प्लांट की सेल है, ये प्लांट के चारों तरफ सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है, इफ वी प्लेस द प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, देन द कंटेंट यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो होगा क्या, ये समझो। अब हमने इस सेल को कहां डाल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया इस सेल को। तो इसमें होगा क्या कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सेल वाटर लूज कर देगा, पानी इससे बाहर निकल जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो इससे होगा क्या, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये श्रिंक कर जाएगी सेल वॉल से दूर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के श्रिंक करने की वजह से जो सेल के अंदर चीजें होंगी वो भी किससे दूर हो जाएंगी, सेल वॉल से दूर हो जाएंगी। तो श्रिंकिंग ऑफ द कंटेंट
ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, इसको रफ कर देते हैं। अगली एक चीज और बता देते हैं इससे रिलेटेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट विथ स्टैंड या प्लांट सेल विथ स्टैंड इन हाइपोटोनिक solution without bursting, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल या फंजाई की सेल, क्योंकि उसमें भी सेल वॉल होती है, या बैक्टीरिया की सेल विथ स्टैंड करती है, यानी आसानी से जिंदा रहती है। ठीक है, किसमें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, उसमें पड़ी रहती है बिना ब्रस्ट किए। जैसे एक बीकर ले लो, इसमें क्या भर लो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और इसमें इस तरह से प्लांट सेल को डाल दो, तो प्लांट सेल स्वेल तो करेगी, ठीक है, लेकिन फूटेगी नहीं। क्यों नहीं फूटेगी, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल होने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। क्लियर है ना, शाबाश। एक चीज और यहाँ पे एक्टिविटी एनसीईआरटी दी गई है। एक्टिविटी क्या है ये समझो, यहाँ पे बोल रहा है रियोलीफ ले लो, RHOE, रो होगा RHOEO, रोइयो लीफ, जो भी लीफ है, ठीक है, ये लीफ ले लो, इसमें पानी डाल दो। क्लियर है, और पानी डालने के बाद इसमें क्या करो, चीनी मिला दो, इसमें चीनी मिला दो। ठीक है, यानी ये लीफ लो, इसमें पानी डालो, इसमें चीनी मिला दो, इससे क्या होगा, सेल प्लाज्मोलाइज्ड, सेल प्लाज्मोलाइज्ड। यानी कि तुमको क्या करना है, ये पत्ती लेनी है और इसकी पील निकालनी है। पील का मतलब इसकी ऊपर की कवरिंग निकालनी है, जैसे स्टोमेटा में किए थे। और इसके बाद इसको स्लाइड में ले लो, इस पील को स्लाइड में ले लो और इसमें शुगर का सोल्यूशन डाल दो, और फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखोगे तो ये कैसी दिखेगी तुमको, श्रिंक दिखेगी। समझ बात आई, नहीं समझ में? ये देखो, यहाँ पे एक पत्ती लो, रो प्लांट लीफ की, इसकी पील निकालो और एक स्लाइड ले लो, स्लाइड में क्या रखो, पील, ये क्या है, स्लाइड, और इसमें तुमने क्या रखा, पील। ठीक है, और इसमें शुगर सोल्यूशन डाल दो, चीनी वाला सोल्यूशन, और इसके ऊपर कवर स्लिप रखो और फिर इसको देखो। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखेगा, श्रिंकिंग ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल। समझ बात आई, यानी सेल की प्लाज्मोलिसिस दिखेगी। अब इसमें तो आपको क्या करना है कि इसको बॉईल कर दो। ठीक है, इसमें कैसा, इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो, पहले बॉइलिंग वाटर, इस पत्ती को किसमें डालो, बॉइलिंग वाटर, और बॉइलिंग वाटर डालने के बाद फिर इसकी पील निकालो, फिर इसकी पील के ऊपर क्या डालो, शुगर। अब क्या प्लाज्मोलिसिस दिखेगा, नहीं दिखेगा। समझ बात आई, तो यहां पे प्लाज्मोलिसिस नॉट अकर, प्लाज्मोलिसिस नॉट अकर। तो इससे प्रूफ क्या होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस हमेशा कौन शो करता है, ऑस्मोसिस हमेशा शो करता है लिविंग सेल, है ना। तो ओनली लिविंग सेल, ओनली लिविंग सेल शो ऑस्मोसिस, है ना, ओनली लिविंग सेल, या फिर ओनली लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो ऑस्मोसिस। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है। आपको एक चीज ये जान के बहुत मतलब अच्छा लगेगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल के कंटेंट को अलग करती पूरे एनवायरनमेंट से, लेकिन जो सेल वॉल होता है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल वॉल का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेल वॉल का बच्चा ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सेल वॉल प्लांट को, फंजाई को, बैक्टीरिया को डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने का काफी इंपॉर्टेंट चांस देती है। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात और साथ साथ में सेल वॉल की बात। आज की चीजें हम लोग इतनी रखते हैं क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसके साथ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।